नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त लोकसभा में राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन बिल पर मतदान चल रहा है। 386 मत इसके पक्ष में पड़े हैं, जबकि विरोध में कोई भी मत नहीं है। इस समय संशोधनों के ऊपर मतदान वहां पर किया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने अपनी ओर से कहा कि राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने से उन तमाम जातियों के साथ न्याय हो सकेगा जिनकी आकांक्षाएं हैं आरक्षण को लेकर। इस दौरान कुछ ये मांग भी उठी कि जो 50% की सीमा है आरक्षण की, सरकार को इसे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भी ऐसा चाहती है, लेकिन इसके कानूनी और संवैधानिक पक्षों की परीक्षा करना आवश्यक है। उस बीच अपना दल की जो बीजेपी के सहयोगी है, उनकी नेता अनुप्रिया पटेल ने इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि जातिगत आधार पर जनगणना होना आवश्यक है। और इससे पहले आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों को संबोधित किया। हालांकि पीएम मोदी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कल राज्यसभा में एक बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर जब मतदान हुआ, तब बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों के सभी सांसद राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। इस बिल के इस प्रस्ताव के विरोध में 79 वोट पड़े थे, जबकि पक्ष में 44 वोट पड़े थे, जबकि वहां पर एनडीए की संख्या 100 से भी ज्यादा है। पीएम ने कहा कि जो सांसद मौजूद नहीं थे उनके नाम लिखकर उन्हें बाकायदा दे दिए जाए। और अब बात करते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर पर कल रात हुई डिनर पार्टी की, जिसने कई सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है। दरअसल ये कोशिश तो थी एक तरह से विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने की, लेकिन सवाल ये भी उठा कि क्या बिना गांधी परिवार के कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि कपिल सिब्बल के करीबी सूत्रों का कहना है कि इसमें सियासत जैसी कोई बात नहीं थी। एनसीपी के शरद पवार से लेकर शिवसेना के संजय राउत तक और आरजेडी के लालू यादव से लेकर एसपी के अखिलेश यादव तक कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी में 15 विपक्षी दलों के करीब 45 नेता और सांसद जुटे। टीडीपी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और अकाली दल डिनर में ये पार्टियां भी शामिल हुई जो विपक्ष की बैठकों का हिस्सा नहीं होती हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इसमें डिनर खाने पहुँचे, जो राहुल गांधी के दिए नाश्ते पर नहीं आए थे। राहुल गांधी के नाश्ते में कौन सा ऐसा व्यंजन नहीं था जो कि कल के डिनर में था? देखिए, उसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का जो नाश्ता था उसमें एक पॉलिटिकल एजेंडे पे चर्चा या बहस होनी थी। कल का जो कार्यक्रम था वो शुद्ध रूप से एक डिनर की पार्टी थी, जिसमें एक दिन पहले कपिल सिब्बल साहब का जन्मदिन था। उसके बाद उन्होंने ये डिनर का कार्यक्रम रखा था, वहाँ सारे लोग गए। इस डिनर की टाइमिंग भी अहम है। सूत्रों के मुताबिक इसमें गांधी परिवार के किसी सदस्य को न्योता नहीं दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष को भी नहीं बुलाया गया। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तनखा जैसे नेता यहाँ मौजूद थे, जो कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G23 के सदस्य हैं। आप लोगों ने अलग से शाखा खोल दी एक तरह से? नहीं, ये तो एक स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज थी। कपिल सिब्बल जी की परसों बर्थडे थी। बर्थडे का एक प्रकार के सेलिब्रेशन था। वो एक बहुत बड़े वकील और टॉल पर्सन है इस कंट्री के। उन्होंने अपने सब फ्रेंड्स को बुलाया था। दे हैपन टू बी फ्रॉम अक्रॉस पार्टीज। सूत्र बताते हैं कि इस डिनर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की बात भी हुई और यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करने की भी। इसके लिए कांग्रेस की भूमिका क्या हो, इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को मजबूत होने के लिए एक परिवार से मुक्त होना होगा। बहरहाल इस डिनर पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। उनके साथ पार्टी तो कोई रह नहीं गई है, तो पार्टी करके ही जो है वो आत्मसंतुष्टि कहते हैं। तो पार्टी जब रह नहीं जाती तो पार्टियां करना, पार्टियों के साथ जो है वो डिनर पार्टी, तो कभी कोई और पार्टी, तो इसलिए उसी में खुश होने दीजिए। उसी में संतुष्ट होने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस खुद खेमेबाजी की शिकार है। कपिल सिब्बल की इस डिनर पार्टी को बेशक बर्थडे पार्टी करार दिया जाए, लेकिन
ये कांग्रेस के भीतर के असंतुष्ट नेताओं की पार्टी में मजबूत हिस्सेदारी की बेकरारी को भी दर्शाती है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसने राजनीति के बढ़ रहे अपराधीकरण को रोकने के लिए मंगलवार को कई बड़े फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े राजनीतिक दलों पर जुर्माना भी ठोक दिया है। चुनाव में आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने के अपने आदेश का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहरा दिया। 2020 के बिहार चुनाव को लेकर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी और सीपीएम पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, एलजेपी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है कि भविष्य में वो सावधान रहें। सुप्रीम कोर्ट ने और भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि राजनीतिक दल चयन के 48 घंटों के भीतर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करेंगे। चुनाव आयोग उम्मीदवारों की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप बनाएगा। सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट के होम पेज पर सबसे ऊपर प्रमुख स्थान पर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की जानकारी देंगे। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की निगरानी के लिए सेल बनाए। यदि कोई राजनीतिक दल इसका पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे। कार्रवाई ऑलरेडी हो रही थी, सारे इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी वो क्राइम रिपोर्ट होता है या जो भी केसेस उन पे लगे होते हैं वो सारे वेबसाइट पे पब्लिकली ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसमें किस तरीके से बदलाव आएगा मैं नहीं समझ पा रही हूँ और व्हाट इट अचीव्स। अगर सही बदलाव लाना है तो इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट की इजाजत के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो दागदार लोगों को कानून निर्माता नहीं बना सकता। हालांकि उसके हाथ बंधे हैं, लेकिन फिर भी वो न्याय के हित में कोई भी बड़ा कदम उठाने से नहीं चूकेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। गरीबों को मुफ्त रसोई गैस देने की इस योजना के दूसरे चरण की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरुआत की। आपको बताएं कि पहले चरण में 8 करोड़ गरीब परिवारों को ये मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए थे। दूसरे चरण में 1 करोड़ सिलेंडर देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना काफी अच्छी है, लेकिन महंगी गैस गरीबों के लिए रास नहीं आती है। दरअसल 2019 में सीएजी की एक रिपोर्ट लोकसभा में रखी गई थी। इसमें कहा गया था कि गैस महंगी होने के कारण गरीब साल में केवल 3 बार ही इसका रिफिल करा पाए हैं। यूपी में बुंदेलखंड के एक पिछड़े जिले महोबा से प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत की। लकड़ी, उपले और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन के धुएं से खाना बनाने वाली महिलाओं की सेहत खराब ना हो, इसलिए ये योजना आई थी। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हापुड़ के असौड़ा गांव में हुस्नारा की बेटी फिजा मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से खाना बनाती हैं। ये भी उन 8 करोड़ लोगों में हैं जिन्हें सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। लकड़ी के चूल्हे से फिजा की आंखों में धुआं लगता है, लेकिन लकड़ी सस्ती पड़ती है। फिजा के अब्बू तांगा चलाते हैं, उसे इतनी आमदनी नहीं कि महंगी गैस खरीद सकें। फिजा का परिवार 4 सालों में सिर्फ 8 बार गैस रिफिल करवा पाया है। उन्हें गैस कनेक्शन 13 जुलाई 2017 को मिला। पहली बार गैस 83 दिन बाद 5 सितंबर 2017 को भरवाई। 8वीं बार 28 सितंबर 2020 को। 10.5 महीने से उनकी गैस नहीं भरी है। हमारे पास पैसे नहीं है इतने जो हम गैस पे काम करेंगे, हमने इस से चूल्हे पे करते हैं। अच्छा, तो आपके पास कनेक्शन कब से है फिर? 4 साल से। तो कितनी बार आप लोगों ने इसको भरवाया था, कितनी बार रिफिलिंग कराई थी आपने सिलेंडर की? बस 4-5 बार ही भरवाया था।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सीएजी रिपोर्ट दिसंबर 2019 में संसद में पेश की गई। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 31 मार्च 2018 तक जिन 1,93,00,000 लोगों के पास एक साल से ज्यादा से गैस थी, उन्होंने साल में औसतन 3.66 बार रिफिल करवाया। यही नहीं, 31 दिसंबर 2018 को जिन 3,18,00,000 लोगों के पास एक साल से ज्यादा गैस थी, उन्होंने साल में औसतन 3.21 बार रिफिल करवाया। उज्ज्वला योजना में गैस तो फ्री मिल जाती है, लेकिन सिलेंडर 872 रुपए का है। इस पे बाद में 35 रुपए सब्सिडी मिलती है। जबकि गांवों में ईंधन के कई जरिए हैं। ईंधन की लकड़ी वहां सस्ती पड़ती है। कुछ लोग लकड़ी बीन लाते हैं या जंगल से तोड़ लाते हैं, उपला इस्तेमाल कर लेते हैं। फिरोजाबाद की श्रीमती इसका गणित समझाती हैं। इस्तेमाल जो नहीं करते, 1000 रुपया का 900 का भरा जा तो कम तो लगे इतने पैसा हम। और लकड़ी पत्तियां मद्दी तो लकड़ी लेता इतने की तो 3 महीने जराते, ताते नहीं भराते। हमारा परिवार है बड़ो, चूल्हा चलता है 15 दिन कुल बस। तो कंते तो पैसा लावे हमें मिला था फ्री है, पर भरो तो ना जा तो पैसा आने जाए तो काहे भलवाए ले। उज्ज्वला की गैस सप्लाई करने वाली कई गैस एजेंसी के लोग भी बहुत कम गैस रिफिल होने की बात बताते हैं। 6800 कस्टमर है हमारे यहाँ और मिनिमम रिफिल में 40% करीब लोग गैस भराते हैं। और कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर के हिसाब से, जैसे पैसा नहीं है किसी के पास या जैसा पैसा का व्यवस्था होती है वैसे अपने रिफिल अनुसार भराते हैं। उज्ज्वला जैसी एक बेहतरीन स्कीम जो गरीबों के लिए है, उसका तब तक फायदा नहीं मिल सकता है जब तक कि गैस के दाम कम नहीं किए जाएं। महोबा में इरफान पठान, जितेंद्र, अदनान और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को लेकर दिल्ली सरकार ने हैरान करने वाला दावा किया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उससे इस बारे में आंकड़े ही नहीं मांगे, जबकि केंद्र सरकार कह रही कि उसने सभी राज्यों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी। शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई। दिल्ली सरकार का ये दावा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि केंद्र ये दावा कर रहा है कि उसने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल 20 जुलाई को केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत की रिपोर्ट नहीं दी है। सरकार की खूब आलोचना हुई तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के आंकड़े मांगे। अब तक कुल 13 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। इनमें 12 राज्यों ने कहा है कि उनके यहाँ कोई मौत नहीं हुई, जबकि पंजाब ने कहा कि उसके यहाँ 4 संदिग्ध मौतें हुई हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि वो बिना मांगे केंद्र सरकार को ऑक्सीजन से हुई मौत का डेटा भेजेगी। हमने ये तय किया है दिल्ली सरकार ने कि हम अपनी पूरी जानकारी आपको लिख के भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा नहीं है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, लेकिन इस पे हम अपना जवाब बना के भेजेंगे और उसको ही आप सुप्रीम कोर्ट में रखें, उसको ही आप पब्लिक के सामने रखें, उसको ही आप संसद में रखें। जबकि केंद्र सरकार अभी भी ये दावा कर रही है कि उसने सभी राज्यों से पूछा था। राज्यों से यह सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन से संबंधित आपके यहाँ कोई डेथ है। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया तो स्पेसिफिक वे में भी उनसे पूछा गया था और हमें अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें एक राज्य से सस्पेक्ट के बारे में बताया गया। अभी तक किसी राज्य से जिनसे भी हमें रिपोर्ट आई है उन्होंने यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन रिलेटेड कोई डेथ उन्होंने स्पेसिफिकली रिपोर्ट की। देश में कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे, लेकिन सरकार के पास अभी तक इन मौतों की जानकारी नहीं है या इनकी सूचना साझा करने का मौका नहीं है। ये बात अफसोस पैदा करती है। केंद्र सरकार का दावा सही है या दिल्ली सरकार का, इस पर चर्चा आगे चलती रहेगी। लेकिन अभी सवाल यह है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजेगी जिसमें बताया जाएगा कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई हैं,
इसके पैमाने क्या होंगे, यानी दिल्ली सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेगी कि मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हुई है, ये सब अभी साफ नहीं है। दिल्ली से परिमल कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।